शिवपुर गांव में उस दिन सन्नाटा छा गया था। गांव के सबसे ईमानदार दूध वाले हरिराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने पूरा गांव खड़ा था और उसका बेटा चंदन रोते हुए सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो हमेशा कहते थे कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। हरिराम के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांव का सबसे ईमानदार आदमी बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा? यह जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे चलना होगा। शिवपुर गांव में हरिराम नाम का एक गरीब दूध वाला रहता था। उसकी पत्नी गौरी और 10 साल का बेटा चंदन ही उसकी दुनिया थी। परिवार की सारी उम्मीदें सिर्फ एक गाय पर टिकी हुई थीं। उसी गाय के दूध को बेचकर घर का खर्च चलता था। एक सुबह हरिराम अपनी गाय का दूध निकाल रहा था, तभी उसका बेटा चंदन उदास चेहरा लेकर वहां आया। पिताजी, मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म पूरी तरह फट गई है। तो क्या हुआ बेटा, सिलवा देंगे? नहीं पिताजी, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं सबसे गरीब हूँ। बस एक हफ्ता और रुक जा बेटा, मैं तेरे लिए नई यूनिफॉर्म जरूर बनवाऊंगा। सच पिताजी? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। लेकिन हरिराम जानता था कि उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। गांव में दूध निकालने के बाद हरिराम गांव में दूध देने निकल पड़ा। सबसे पहले वह रामू काका के घर पहुंचा। अरे हरिराम, तुम्हारे दूध की चाय पिए बिना तो सुबह ही नहीं होती। काका, एक मदद चाहिए थी। अरे बोलो बेटा। अगर इस महीने के पैसे थोड़े पहले मिल जाते तो बेटे की यूनिफॉर्म बनवा देता। बेटा, तुम जानते हो गांव का नियम, महीने से पहले कोई पैसा नहीं मिलेगा। जी काका। हरिराम ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला। नियम सबके लिए बराबर है। आज तुम्हें देंगे तो कल सब मांगने लगेंगे। माफ करना हरिराम। शाम तक हरिराम पूरी तरह टूट चुका था। रात को तीनों खाना खाने बैठे। हमारी गरीबी तो खत्म नहीं हो रही, कम से कम बेटे की जरूरत है तो पूरी होनी चाहिए। पिताजी, आपने कहा था 1 हफ्ते में यूनिफॉर्म आ जाएगी। ये सुनते ही हरिराम की आंखें भर आईं। बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल सरपंच जी से बात करूंगा। ठीक है पिताजी। अगली सुबह हरिराम दूध लेकर सरपंच दयाशंकर की हवेली पहुंचा। दूध देने के बाद उसने हिम्मत जुटाई। सरपंच जी, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। किस लिए? बेटे की यूनिफॉर्म और फीस के लिए। हरिराम, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, मैं किस भरोसे पर पैसे दूं? मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। नहीं, महीना पूरा होने पर दूध के पैसे मिल जाएंगे। हरिराम का दिल टूट गया। 20 दिन बाद गांव वालों से पैसे मिले। हरिराम ने सबसे पहले चंदन की यूनिफॉर्म बनवाई। नई यूनिफॉर्म पहनकर चंदन खुशी से उछल पड़ा। माँ, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरा बेटा तो किसी अफसर से कम नहीं लग रहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक नई परेशानी आ गई। एक दिन हरिराम घर लौटा तो चंदन घर पर बैठा था। आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने की फीस बाकी थी, मास्टर जी ने स्कूल से निकाल दिया। क्या? मैं पढ़ना चाहता हूँ पिताजी, लेकिन अब स्कूल नहीं जाने देंगे। उस रात हरिराम पूरी रात जागता रहा। सुबह उसने दूध निकाला। सामने एक बाल्टी दूध की थी और दूसरी खाली। उसे अपने बेटे के आंसू याद आए, स्कूल याद आया, गरीबी याद आई और फिर उसने पानी उठाया। मुझे माफ करना भगवान। और पहली बार उसने दूध में पानी मिला दिया। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। पहली बार दूध में पानी मिलाने के बाद हरिराम का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने बेटे चंदन का रोता हुआ चेहरा भी याद आ रहा था। उसे स्कूल की फीस जमा करनी थी। उसे अपने परिवार को गरीबी से निकालना था। उसे नहीं पता था कि आज लिया गया यह फैसला आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाएगा। हरिराम ने एक बाल्टी दूध में पानी मिलाकर उसे 2 बाल्टी बना दिया। एक बाल्टी गांव वालों के लिए रखी। दूसरी बाल्टी लेकर वह पहली बार गांव से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का रमेश मिला। अरे हरिराम भाई, आज इतना दूध कहाँ ले जा रहे हो? रमेश भाई, गाय अब पहले से ज्यादा दूध देने लगी है। वाह, फिर तो तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान चाहे तो जरूर आएंगे। मालिक,
लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटे कस्बे में हरिराम एक होटल पर पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर होटल वाले ने दूध लेने से मना कर दिया तो, अगर उसे धोखेबाज समझ लिया तो, लेकिन उसने हिम्मत की। मालिक, मेरे पास गाय का शुद्ध दूध है। अच्छा, कितने में दोगे? आप बाजार से 2 रुपए कम दे देना। वाह, ये तो फायदे की बात है। पूरा दूध यहीं उतार दो। कुछ ही मिनटों में पूरी बाल्टी खाली हो गई। होटल मालिक ने तुरंत पैसे भी दे दिए। अगर रोज इतना दूध ला सको तो मैं रोज खरीदूंगा। जी मालिक, रोज लेकर आऊंगा। और हाँ, समय पर आना। जी बिल्कुल। होटल से बाहर निकलते ही हरिराम ने अपनी मुट्ठी में रखे नोटों को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। इतने पैसे उसे पहली बार एक ही दिन में मिले थे। आज चंदन की पढ़ाई बच जाएगी। शाम को जब हरिराम घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। आज बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है? और खुश क्यों ना रहूं? क्या बात है? आज मैंने कस्बे के एक होटल में दूध बेचा। सच पिताजी? हाँ बेटा, अगर सब ठीक रहा तो अगले हफ्ते तेरी स्कूल फीस जमा हो जाएगी। सच में? बिल्कुल चंदन खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पढ़ाई बचाने के लिए उसके पिता गलत रास्ते पर चल पड़े थे। 1 सप्ताह बाद अब हर दिन वही होने लगा। सुबह दूध में पानी मिलाना, एक हिस्सा गांव वालों को देना, दूसरा हिस्सा होटल में बेचना और शाम को नकद पैसे लेकर लौटना। धीरे धीरे हरिराम की जेब भरने लगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौटने लगा। 1 सप्ताह बाद हरिराम अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचा। साहब, ये चंदन की पूरी फीस है। अच्छा हुआ आप आ गए। चंदन बहुत होनहार बच्चा है, इसे पढ़ाई से दूर मत होने दीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी साहब। धन्यवाद पिताजी। उस दिन चंदन फिर से स्कूल जाने लगा। घर में खुशियां लौट आईं, लेकिन हर खुशी की कीमत होती है और हरिराम की खुशी की कीमत अब भी बाकी थी। कुछ दिनों बाद गांव वालों को दूध में बदलाव महसूस होने लगा। अरे, आजकल दूध थोड़ा पतला नहीं लग रहा? मुझे भी ऐसा ही लगा। कल खीर बनाई थी, पहले जैसी नहीं बनी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। एक दिन सरपंच दयाशंकर कुछ गांव वालों को लेकर हरिराम के घर पहुंच गए। हरिराम, एक बात पूछनी है। जी सरपंच जी। तुम्हारा दूध पहले से पतला क्यों हो गया है? यह सुनते ही हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं तुम दूध में पानी तो नहीं मिला रहे? हरिराम कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने झूठ बोल दिया। नहीं सरपंच जी, असल में मेरी गाय कुछ दिनों से बीमार है। शायद इसी वजह से दूध पतला हो गया है। अच्छा, अगर गाय बीमार है तो उसका इलाज कराओ। जी सरपंच जी। गांव वाले मान गए, लेकिन हरिराम जानता था कि उसने दूसरा झूठ भी बोल दिया है। अब वह बेईमानी और झूठ दोनों के रास्ते पर चल पड़ा था। अगले दिन हरिराम गाय को चराने खेतों के पास वाले जंगल में गया। वह लगातार यही सोच रहा था, अगर गांव वालों को सच पता चल गया तो मैं कब तक झूठ बोलता रहूंगा। वह लगातार यही सोच रहा था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह जंगल के अंदर काफी दूर निकल गया और तभी उसे एक अजीब पौधा दिखाई दिया। उस पौधे की पत्तियों से सफेद, गाढ़ा और दूध जैसा रस निकल रहा था। हरिराम को नहीं पता था कि यह रहस्यमयी पौधा उसकी जिंदगी बदल देगा, उसे अमीर भी बनाएगा और बर्बादी के रास्ते पर भी ले जाएगा। जंगल के बीचों बीच खड़ा हरिराम उस अजीब पौधे को ध्यान से देख रहा था। उसकी पत्तियों से सफेद, गाढ़ा और दूध जैसा रस निकल रहा था। हरिराम की आंखों में उत्सुकता थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह पौधा उसकी किस्मत बदलने वाला है। अरे, ये कैसा पौधा है? इसका रस तो बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है। हरिराम ने थोड़ा सा रस अपनी उंगली पर लिया, धीरे से छका। वाह, ये तो मीठा भी है। अगर यह दूध में मिल जाए तो दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा। लालच धीरे धीरे उसके मन में जगह बनाने लगा। उसने उस पौधे की कई पत्तियां तोड़ी और चुपचाप घर ले आया। सुबह हरिराम ने पहले की तरह दूध में पानी मिलाया, लेकिन इस बार उसने उस पौधे का रस भी मिला दिया। कुछ ही देर में दूध पहले से कहीं ज्यादा गाढ़ा दिखाई देने लगा।
अरे वाह, अब तो कोई भी शक नहीं करेगा। उसे लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई हो, लेकिन असल में उसकी सबसे बड़ी मुसीबत शुरू होने वाली थी। शाम को दूध पीने के बाद गांव वाले एक दूसरे से बात करने लगे। अरे भाई, आज का दूध तो कमाल का था। सच कह रहे हो काका, खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनी। पहले से ज्यादा मीठा लग रहा था। अगले ही दिन कई गांव वाले हरिराम के घर पहुंच गए। हरिराम, तुम्हारी गाय तो अब पहले से भी अच्छा दूध देने लगी है। हाँ काका, भगवान की कृपा है। हरिराम के मन में खुशी थी। उसे लगा उसकी चाल सफल हो गई। कुछ ही दिनों में पूरे शिवपुर में हरिराम के दूध की चर्चा होने लगी। फिर आसपास के गांवों तक खबर पहुंच गई। क्या यही हरिराम है? सुना है इसका दूध बहुत स्वादिष्ट होता है। जी हाँ। अब लोग दूर दूर से दूध लेने आने लगे। मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव वाले उसके घर पहुंचे। हरिराम, अब तुम्हारा दूध बहुत पसंद किया जा रहा है। तुम एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेते? काका, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी चिंता मत करो। पूरा गांव मिलकर पैसे इकट्ठा करने लगा। मैं 500 दूंगा। मैं 1000 दूंगा। मैं भी मदद करूंगी। कुछ ही देर में अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो गई। आप लोगों का यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह सब उसकी ईमानदारी की वजह से नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी पौधे की वजह से हो रहा था। कुछ महीनों में हरिराम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कच्चा घर पक्का बन गया, एक गाय 4 गाय बन गई, तबेला बन गया, चंदन के पास नए कपड़े आ गए, स्कूल की सारी फीस समय पर जमा होने लगी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ गौरी। लेकिन यह मुस्कान अब पहले जैसी साफ नहीं थी। उसमें लालच की परछाई दिखाई देने लगी थी। पिताजी, अब तो हम अमीर हो गए हैं। अभी तो बहुत आगे जाना है बेटा। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। जो लोग हरिराम का दूध पीते थे, उन्हें वही दूध बार बार पीने का मन करता था। पता नहीं क्यों अब दूसरे दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता। सच कह रही हो। हरिराम का दूध ना मिले तो बेचैनी सी होती है। हरिराम को यह बात सुनकर खुशी होती थी। उसे लगता था कि उसका दूध सबसे अच्छा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। कुछ समय बाद गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। मुझे कई दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा। अजीब बीमारी फैल रही है। धीरे धीरे यह बीमारी सिर्फ शिवपुर ही नहीं, बल्कि उन सभी गांवों में फैल गई जहां हरिराम दूध बेचता था। घबराने की बात नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने लोग एक साथ बीमार क्यों हो रहे हैं। उधर हरिराम का परिवार भी बीमार पड़ गया। अजी, ये क्या हो रहा है? पिताजी, मुझे भी बहुत कमजोरी लग रही है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन उसके मन में पहली बार डर पैदा हुआ। कहीं यह सब उस पौधे की वजह से तो नहीं? उस रात हरिराम को नींद नहीं आई। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। सरपंच दयाशंकर को शक हो चुका था और जल्द ही एक ऐसी जांच होने वाली थी जो हरिराम की सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला देगी। शिवपुर गांव में बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लोग ठीक भी हो जाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर बीमार पड़ जाते थे। अब सरपंच दयाशंकर को पूरा शक हो चुका था कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। गांव वालों, मुझे ये बात बिल्कुल सामान्य नहीं लगती। सिर्फ वही गांव बीमार पड़ रहे हैं जहां हरिराम दूध देता है। सरपंच जी, मैंने भी यही बात नोटिस की है। बाकी गांवों में तो कोई समस्या नहीं है। हमें दूध की जांच करवानी होगी। अगले दिन सरपंच ने चुपचाप हरिराम के दूध का नमूना लिया और उसे डॉक्टर के पास जांच के लिए भेज दिया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, क्या हुआ डॉक्टर साहब? इस दूध में एक खतरनाक रसायन मिला है। रसायन? हाँ, यह रसायन धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है और इसकी आदत भी लग जाती है। यह सुनते ही सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी शाम पूरे गांव को चौपाल में बुलाया गया। हरिराम, गौरी और चंदन भी वहां मौजूद थे। हरिराम जी। सरपंच जी, आज हमें तुम्हारे दूध की जांच रिपोर्ट मिली है।
ये सुनते ही हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। डॉक्टर साहब, सबको सच्चाई बताइए। इस दूध में एक ऐसा पदार्थ मिला है जो लोगों को बीमार कर रहा है और लंबे समय तक इसका सेवन करना खतरनाक हो सकता है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। इसका मतलब हमारी बीमारी की वजह यही दूध था? हमने इस पर भरोसा किया था। हरिराम, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब हरिराम के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने शुरुआत मजबूरी में की थी। फिर हरिराम ने सब कुछ बता दिया। कैसे उसके बेटे की फीस बाकी थी, कैसे उसे मदद नहीं मिली, कैसे उसने पहली बार दूध में पानी मिलाया, कैसे जंगल में वह पौधा मिला और कैसे लालच धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मुझे नहीं पता था कि वह पौधा लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरा चौपाल शांत हो गया। सरपंच जी, क्या बात है बेटा? मेरे पिताजी बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने हमेशा मेहनत की है। उन्होंने गलती की है, लेकिन जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। कृपया इन्हें एक मौका दे दीजिए। चंदन की बातें सुनकर कई गांव वालों की आंखें नम हो गईं। बच्चा सच कह रहा है। हरिराम ने गलती की है, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार भी तो कर ली। आजकल कितने लोग अपनी गलती मानते हैं। हम भी माफ करते हैं। सरपंच दयाशंकर कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने हरिराम की ओर देखा। हरिराम, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी भी हम सब जानते हैं। अगर तुम वादा करो कि आज के बाद कभी बेईमानी नहीं करोगे, तो मैं गांव वालों से तुम्हें एक मौका देने की विनती करूंगा। हरिराम फूट फूट कर रो पड़ा। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद मैं हरिराम को माफ करता हूँ। हम भी माफ करते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव एक साथ बोला, हम हरिराम को माफ करते हैं। ये सुनकर हरिराम जमीन पर बैठ गया। आप सबका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। याद